हेलो गाइस, दिस इज रेनू। आज हम करेंगे एमएम मॉडल जो हमने कल किए थे, जो हमने पहले किए थे वीडियोस में। ठीक है, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल वो किसको सपोर्ट कर रहे थे? थ्योरी ऑफ रेलेवेंस को। मतलब डिविडेंड डिसीजन क्या है, रेलेवेंट है क्या करने में? वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। जो एमएम मॉडल है वो क्या किसको सपोर्ट करता है? थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस को, जो कहता है कि वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी में डिविडेंड डिसीजन का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। जो कल हम पढ़ेंगे रेजिडुअल मॉडल, वो भी यही बोलता है, वो भी किसको सपोर्ट करता है? थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस को। तो ये एमएम मॉडल किसने दिया था? फ्रैंको मोदिग्लानी एंड मर्टन मिलर ने दिया था 1961 में। ये इन्हीं के नाम से पड़ा है। ये दोनों क्या कर रहे हैं? सजेस्ट करते हैं कि डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स क्या है? इक्विवेलेंट है जब एक इन्वेस्टर क्या कंसीडर करता है? रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो सिर्फ जो एक चीज है जो इम्पैक्ट डालती है वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी पर, वो क्या है? अर्निंग्स। तो अगर एक इन्वेस्टर को क्या पता चल जाए कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है किसी भी कंपनी की, तो उसे कोई भी जरूरत नहीं होती क्या करने में? एडिशनल इनपुट डालने में, क्या जानने के लिए? डिविडेंड हिस्ट्री ऑफ द कंपनी। तो ये जो हाइपोथेसिस है वो क्रक्स एक मैटर है किसका? आर्बिट्राज प्रोसेस का। आर्बिट्राज प्रोसेस क्या होती है कि दो ट्रांजेक्शन इस तरह से चल रही हैं कि जो एक दूसरे को ऑफसेट कर दे। अगर एक इंक्रीज हो रही है तो उसके इक्विवेलेंट दूसरी क्या होगी? साथ के साथ डिक्रीज है। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगी? ऑफसेट हो जाएंगी। तो एमएम अप्रोच क्या है? अंडर परफेक्ट मार्केट सिचुएशन में काम करता है और जो बोलता है कि डिविडेंड पॉलिसी क्या है एक फर्म की, इररेलेवेंट है, वो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है वैल्यूएशन ऑफ द फर्म पर। और जो ये आर्गुमेंट है वो कहता है कि जो वैल्यूएशन ऑफ द फर्म है जो सिर्फ किस पर डिपेंड करती है? फर्म की अर्निंग्स पर, मतलब इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर। तो इन शॉर्ट अगर हम गए, डिविडेंड पॉलिसी क्या है? रेजिडुअल डिसीजन है अकॉर्डिंग टू द एमएम मॉडल। ठीक है, और ये सिर्फ डिपेंड किस पर कर रहा है? अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द फर्म। तो अगर एक फर्म के पास क्या है? सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो वो पे नहीं करेगा डिविडेंड, रिटेन कर लेगा अर्निंग्स को। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर उसके पास इनएडिक्वेट क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो वो डिविडेंड्स डिक्लेयर कर देगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, देन assumptions। assumptions क्या है? फर्स्ट वन इज परफेक्ट कैपिटल मार्केट्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कैपिटल मार्केट? फर्स्ट वन इज बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टर्स क्या होना चाहिए? लॉजिकल होना चाहिए, रीजनल होना चाहिए। सेकंड इज ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हो तो वो आपको क्लियरली मिल जाए। थर्ड इज देयर शुड बी नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नो प्रोटेक्शन कॉस्ट। फोर्थ इज नो सिंगल इन्वेस्टर क्या है? इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि जो आपके शेयर्स के कंपनी के को क्या कर दे? अफेक्ट कर दे, इंक्रीज कर दे उनके प्राइसेस को या डिक्रीज कर दे। दीज आर द फोर फीचर्स ऑफ परफेक्ट कैपिटल मार्केट। ठीक है, जो एमएम मॉडल एज्यूम करता है कि मार्केट कैसी है? परफेक्ट है। सेकंड इज नो टैक्सेस। एमएम बोलता है, मॉडल बोलता है कि कोई भी टैक्सेस नहीं है। अगर टैक्सेस हैं भी तो कैपिटल गेन्स और डिविडेंड्स पर ये क्या कहता है कि सेम है एप्लीकेबल। ठीक है, तो 1 रुपया जो डिविडेंड से मिल रहा है वो किसके इक्विवेलेंट है? 1 रुपया जो कैपिटल गेन से मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो दोनों के लिए क्या अज्यूम कर रहा है ये कि इंडिफरेंट रहने वाला है। थर्ड इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये बोलता है कि जो हर एक कंपनी है उसकी क्या है कि फिक्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है जो चेंज ही नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी रिस्क कॉम्प्लेक्शन नहीं हुआ फर्म के अंदर, क्योंकि कोई भी क्या है? न्यू इन्वेस्टमेंट क्या है? चेंज नहीं होने वाली, वही पॉलिसी रहने वाली है, न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं होगी। फोर्थ इज नो रिस्क और सर्टेनिटी ऑफ अर्निंग्स। ये बोलता है कि कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? फोरकास्ट कर सकते हैं फ्यूचर प्राइसेस और डिविडेंड्स को विद सर्टेनिटी फोरकास्ट कर सकते हैं। तो एक ही डिस्काउंट रेट क्या करेंगे? यूज करेंगे सभी सिक्योरिटीज के लिए फॉर ऑल द टाइम पीरियड। तो एक हमारे पास क्या इक्वेशन निकल के आती है कि R इज इक्वल टू के टी। मीन्स आर के क्या है? यहाँ पर डिस्काउंट रेट है फॉर ऑल द टाइम पीरियड। T stands for time period, R stands for return on investment। लॉजिक क्या है एमएम थ्योरी का? तो ये बोल रहे हैं कि दो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फर्म क्या चाहती है? रिटेन करना चाहती है अर्निंग्स क्या करने के लिए? अपनी फाइनेंस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को फाइनेंस करने के लिए। सेकंड क्या है ऑप्शन कंपनी के पास? वो क्या कर दे? डिस्ट्रीब्यूट कर दे सारी अर्निंग्स शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और इक्वल अमाउंट क्या कर दे? बाहर से बोरो कर ले, क्या करके? न्यू शेयर्स को क्या करके? इशू करके, और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स को अपने क्या कर ले? फाइनेंस कर दे। तो ये क्या हो सकते हैं? दो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं किसी भी कंपनी के। सपोज अगर कंपनी क्या करेगी? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करेगी। ठीक है, और उस केस में क्या है? फर्म क्या कर रही है? रिटेन कर रही है अर्निंग्स को, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है एज अ डिविडेंड। और सपोज अगर किसी शेयर होल्डर को जरूरत पड़ जाए कैश की, तो वो अपने आप होम मेड डिविडेंड कर सकता है क्रिएट। कैसे कर सकता है? अपने शेयर का कुछ प्राइस मार्केट प्राइस पर क्या कर दे? सेल कर दे। इससे हाँ माना कि शेयर होल्डर का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे, लेकिन जो उसने शेयर क्या किया है? सेल आउट किया है, तो उसके इक्विवेलेंट उसे प्राइस भी तो मिल गया।
ठीक है, तो उसने एक्सचेंज कर लिया वो पार्ट, तो ना ही शेयर होल्डर को क्या हुआ, लॉस हुआ है, ना ही शेयर होल्डर को प्रॉफिट हुआ है। तो सेम केस फर्म को भी ना क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ना ही कोई प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि फर्म को शेयर होल्डर पहले भी था, अब न्यू शेयर होल्डर मिल गया है। ठीक है, तो अगर फर्म क्या करेगी, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्ट करेगी, तो ऐसे शेयर होल्डर क्या कर सकता है, होममेड डिविडेंड क्रिएट कर सकता है। सेकंड सिचुएशन में क्या होगा, ठीक है, अगर फर्म क्या कर रही है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डिविडेंड्स, और क्या कर रही है, अगर उसे क्या है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और उसे फाइनेंस कर रही है, तो वो क्या कर सकती है, न्यू शेयर्स को इशू कर सकती है। ठीक है, तो दो ट्रांजैक्शन होगी, एक किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, दूसरी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, न्यू शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्या करेगा, उसको कैश मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। ठीक है, लेकिन इक्वलेंट अमाउंट का क्या होगा, उसे कैपिटल लॉस होगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या है, जो रिटेन नहीं हुई, तो उससे क्या, जब हम रिटेन करते हैं तो कंपनी अच्छी जगह इन्वेस्ट करती है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ द शेयर्स इंक्रीज होती है इन द फ्यूचर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो उसकी जो वैल्यू है, जो शेयर्स की, जो एसेट्स की, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर क्या डज नॉट चेंज। ठीक है, तो इक्विवेलेंट हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो आर्बिट्राज एक टाइप से यूज हो रहा है। सेकंड, इन द केस ऑफ न्यू शेयर होल्डर क्या है, न्यू शेयर होल्डर क्या करेगा, शेयर्स को क्या परचेज करेगा इन द एक्सचेंज ऑफ कैश। ठीक है, तो वो शेयर्स किस पर प्राइस करेगा, परचेज करेगा एट अ फेयर प्राइस। अब फेयर प्राइस क्या होता है कि ऐसा प्राइस शेयर का, ठीक है, जो बिफोर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड होता है, और उसमें से क्या माइनस कर देते हैं, डिविडेंड पर शेयर, जो किसको देने वाले थे हम, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ठीक है, तो इस तरह से ना गेन हुआ ना लॉस हुआ, दोनों ही ट्रांजेक्शन फेयर हुई, तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी क्या रहेगा, रिमेन अनअफेक्टेड रहेगा। क्रिटिसिज्म क्या है एमएम अप्रोच की, द फर्स्ट वन इज टैक्स डिफरेंशियल। तो ये अज्यूम कर रहा था कि भी टैक्स नहीं है, या फिर अगर टैक्सेस हैं तो दोनों पर क्या है, सेम है, बट ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो डिविडेंड्स है वो टैक्सेबल नहीं है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, वेयरएज जो कैपिटल गेन्स है वो टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिफरेंशियल हुआ। तो एक कोई भी इन्वेस्टर क्या चाहेगा, अपना टैक्स सेविंग मेजर अपनाएगा, वो किसको प्रेफर करेगा, डिविडेंड्स को प्रेफर करेगा इन रादर देन हैविंग द कैपिटल गेन्स। ठीक है, सेकंड इज फ्लोटेशन कॉस्ट, ये अज्यूम कर रहा था कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, बट अगर कंपनी को एक्सटर्नल फाइनेंस रेज करने हैं तो फ्लोटेशन कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर भी ये ऑप्शन फेल हो जाती है। थर्ड इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड इनकन्वीनियंस कॉस्ट। ठीक है, तो कोई भी अगर शेयर होल्डर क्या कर रहा है, होम में डिविडेंड क्रिएट कर रहा है, वो अपने शेयर्स को क्या करेगा, सेल करेगा, तो उसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी होती है रियलिस्टिक मार्केट में। ठीक है, उसे इनकन्वीनियंस भी उठानी पड़ेगी। ठीक है, बायर ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या है, क्रिटिसिज्म है एमएम अप्रोच की। फोर्थ क्रिटिसिज्म क्या है, इंस्टीट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशनल्स है, जैसे कि एलआईसी है, यूटीआई है, वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उन्हें क्या मिले, डिविडेंड, उनके डिविडेंड्स मिलता रहे। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज जो चाहती हैं ट्रैक करना ऐसी कंपनीज को, ठीक है, ऐसी एलआईसी और यूटीआई इंस्टीट्यूशंस को, तो वो उनको क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। फिफ्थ इज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, अगर कंपनी मान लो क्या कर रही है, रिटेन कर रही है अर्निंग्स, वो डिविडेंड नहीं दे रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो शेयर होल्डर है वो एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे अपने पोर्टफोलियो को। ठीक है, तो वो नए शेयर्स नहीं परचेज कर पाएंगे उन डिविडेंड से। तो ऐसा क्या होता है इन रियल लाइफ में, तो इन्वेस्टर्स क्या या शेयर होल्डर्स है वो ऐसी कंपनी को प्रेफर करते हैं, बेशक से वो पे कर देंगे हाई प्राइस। ठीक है, लेकिन जो डिविडेंड है वो कैसा होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए टाइम टू टाइम। ओके, सिक्स इज नियर वर्सेस डिस्टेंट डिविडेंड और अनसर्टेनिटी। देखो, जैसे कि अब पेंडेमिक की सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है, तो ऐसा ही क्या है, जो शेयर होल्डर है वो रैशनल होकर के सोचता है। गॉर्डन भी यही मान रहा था कि भी जो शेयर होल्डर है वो कैसे सोचता है, रैशनल होकर सोचता है, वो प्रेफर करेगा करंट डिविडेंड को। ठीक है, और वो डिस्काउंट कराता है किसको, फ्यूचर डिविडेंड को। ठीक है, तो वो नियर को ज्यादा प्रेफर करेगा, डिस्टेंस को प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, सेवेंथ है जो क्रिटिसिज्म, वो क्या है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट ऑफ डिविडेंड, फाइनेंशियल सिग्नलिंग। देखो, कोई भी अगर कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड पे कर रही है रेगुलर, तो उसकी एक अच्छी इमेज बन जाती है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो वो क्या है कि जो पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स है वो उसमें इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, कंपैरेटिवली वो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो क्या पे कर रही है, कम डिविडेंड पे कर रही है। ठीक है, तो ये भी क्रिटिसिज्म हो जाती है। ठीक है, 8 क्या बोल रहा है कि सेल ऑफ न्यू शेयर्स एट लोअर प्राइसेस। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बोला था कि भी हाँ कि वो क्या कर लेता है, होम में डिविडेंड कर लेता है, एजम्पशन मानी थी। ठीक है, तो कई बार क्या हो जाता है कि उस केस में शेयर होल्डर को कम प्राइस पे अगर वो अपना शेयर सेल करना पड़ जाए, तो उस केस में उसे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो लॉस हो जाएगा तो वो इक्विवेलेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिफरेंट की सिचुएशन आ जाएगी।
ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट एमएम मॉडल। अगर आपको समझ में आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको क्या करना है, उनके आंसर्स देने हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। ठीक है, मैं इनके आंसर्स आपको कमिंग वीडियोस में बताऊंगी या फिर मैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। ओके, ऐसा इसलिए है कि आंसर्स अभी नहीं दिए जा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए आपको कितना समझ में आया है, आप भी एफर्ट्स डालो समझने में। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिविडेंड इररेलेवेंस आर्गुमेंट ऑफ एमएम मॉडल इज बेस्ड ऑन which of the following is not true for MM model? MM model of dividend irrelevance uses arbitrage between. वीडियो को पॉज कीजिए फिर आंसर सोचिए। MM model argues that dividend is irrelevant as in MM model MM stands for which of the following assumptions are underlying Modigliani and Miller approach? Dividend policy has no effect on the market price of the shares and the value of the firm is determined by the earning capacity of the firm was expressed by. Sometimes देखो हमें क्या है कि जो स्टेटमेंट्स भी ध्यान से पढ़नी है तो इनका है इंटरचेंज हो जाता है कि स्टेटमेंट को आंसर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, आंसर्स को स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाता है इन द क्वेश्चन पेपर। Which of the following is the assumption of MM model on the dividend policy? Dividend irrelevance hypothesis is applied in the which approach? ठीक है, थैंक यू।